हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कंप्यूटर टीचर की जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसका ये लेक्चर नंबर 24 है अभी। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिजाइन ओवरव्यू। देखिएगा, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं। इसमें वो सारे सब टॉपिक्स जो है इसे एक वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये पूरा जो यहाँ पर टॉपिक आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का यूनिट है, इसको पूरा यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं यहाँ पर बिना डिले किए हुए। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक जो डेफिनेशन है आपके सामने वो देख लेते हैं। देखिएगा, सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है। सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं कई सारे फेज सच एज प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। देखिएगा, सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, एक तरीके से एक पूरा का पूरा मान लीजिए प्रोसेस है। मान लीजिए मुझे कोई एक सिस्टम डिजाइन करना है, सिस्टम डिजाइन करना है, तो उसको डिजाइन करने के लिए क्या होता है, कई सारे चरण यूज करेंगे, कई सारे फेज जो है हम इंक्लूड करेंगे उसमें। पहले क्या करेंगे, सिस्टम को डिजाइन करने से ऐसे थोड़ी कि मुंह उठा के आपने जो है सिस्टम को डिजाइन कर दिया कुछ भी बिना सोचे समझे। पहले आपको प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में किस तरीके से जो है क्या सिस्टम जो है हमें बनाना है, पहले सोचेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में पहले जो है प्लान करेंगे सिस्टम को, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, उसके बाद में उसको जो है डिजाइन करेंगे सिस्टम को, और उसके बाद में डिप्लॉयमेंट करेंगे, और उसके बाद में उसको मेंटेनेंस करेंगे उसके सिस्टम की। तो कुछ सारी स्टेप्स होती हैं जिसको फॉलो करके हम एक सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में जो है हम मेनली दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो आपका सिस्टम एनालिसिस जो आपका है मेन टॉपिक, और एक है सिस्टम डिजाइन। ये दो जो मेन टॉपिक है इन्हीं को यहाँ पर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर शुरुआत आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिजाइन क्या होता है। एनालिसिस सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस जो वर्ड है इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, सिस्टम को एनालिसिस करना। मान लीजिए हमें कोई सिस्टम तैयार करना है, कोई सिस्टम डिजाइन करना है, तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसको यहाँ पर प्लान करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिस्टम को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद में उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, अगर आगे बढ़ते हैं हम उससे पहले देखिए, मान लीजिए हमें एक घर बनाना है। ठीक है, एक घर बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से जो है घर बनाएंगे, क्या क्या जो प्लानिंग की है उस हिसाब से जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा, उसमें कमियां जो भी हैं सारी चीज़ें, उसमें अगर मान लीजिए हम डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या जो है दिक्कतें आने वाली हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे पहले। और उसके बाद में जब हमारी जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं सोल्व हो जाएगी, जो मैप है हमारा वो तैयार हो जाएगा, रोड मैप। ठीक है, उसके बाद में हम जो है सिस्टम को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, यानी कि घर को हम तैयार करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स। देखिएगा, सिस्टम एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स। जो फैक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस करना, कलेक्ट करना और इंटरप्रेट करना। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स जो होती है उनको आइडेंटिफाई करना, एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ए सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। और यहाँ पर सिस्टम को, इसके सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें डीकम्पोजिशन करना। देखिएगा, सिस्टम एनालिसिस कंडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग a system or its part in order to identifying its object। सिस्टम एनालिसिस क्यों किया जाता है, ये किया जाता है कंडक्ट टू पर्पज ऑफ स्टडिंग ए सिस्टम। एक सिस्टम को स्टडी करने के लिए इस सिस्टम एनालिसिस को जो है किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाइंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, या फिर कह सकते हैं कि एक पार्ट है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का। इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इम्प्रूव द सिस्टम and ensure that all components of a system work efficiently to accomplish their purpose। देखिएगा, ये सिस्टम एनालिसिस क्या है, एक तरीके से एक टेक्निक है। क्या है, एक प्रोसेस है या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आप कह सकते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि जो सिस्टम है उसको यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट करता है, उसके अंदर जो भी कुछ एरर्स हैं, जो भी कुछ फॉल्ट्स हैं, उनको समझने में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, क्या है, एक डेस्कटॉप है हमारे पास। अब यहाँ पर इस डेस्कटॉप के अंदर देखिएगा कुछ एरर्स आ गए, कुछ इश्यूज आ गए। मान लीजिए आपका कुछ मतलब कि कुछ भी ये ओपन नहीं हो रहा, आपका डेस्कटॉप या जो लैपटॉप सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो ठीक है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले जो CPU है इसको ओपन करोगे। क्या करोगे, ओपन करोगे। उसके बाद में आप इसको एनालिसिस करोगे
कि आपके सिस्टम में दिक्कत कहाँ पे है। आप वन बाय वन सभी कंपोनेंट्स को एनालिसिस करोगे, कहीं रैम में प्रॉब्लम है या फिर इसका जो प्रोसेसर है उसमें प्रॉब्लम है, हार्डवेयर जो भी हैं आपके जो भी हैं उसके कंपोनेंट्स जो रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं कहीं उनमें कम जो है आपका इश्यूज है, तो उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर क्या करेगा, एनालिसिस करेंगे। और जब जहाँ पे एरर होगी, जहाँ पे दिक्कत होगी, उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, उसको बदलेंगे और वापस से हमारा सिस्टम को शुरू कर देंगे। तो ये क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है आपकी, ऐसे कर सकते हो। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस तरीके से सिस्टम को एनालिसिस करके हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस हमने समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं सिस्टम डिजाइन की तरफ। देखिएगा सिस्टम डिजाइन क्या होता है, एनालिसिस आपको समझ में आएगा, डिजाइन क्या होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई एक नया जो है सिस्टम बनाना है, क्या करना है, नया सिस्टम तैयार करना है। मान लीजिए आप जो है एक कंप्यूटर बना रहे हैं, नया कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक कंप्यूटर बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स लोगे साथ में, कई सारे कंपोनेंट्स को एक साथ करोगे, जो जो उसके लिए नए कंप्यूटर बनाने के लिए डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको एक साथ करके जो आप सिस्टम तैयार करोगे पूरा का पूरा, जिससे हम जो चाह रहे हैं वो मिल जाए हमें, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम डिजाइन करना बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। या फिर आप कह सकते हैं इस सिस्टम डिजाइन जो है एक प्रोसेस है, इसको हम पुराने जो सिस्टम्स हैं उनको भी यहाँ पर जो है, जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अनुसार बदल के हम यूज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम को डिजाइन करना होता है, किसी भी सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ए न्यू बिजनेस सिस्टम, या हम कोई नया बिजनेस सिस्टम जो है बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो इसका एक प्रोसेस होता है सिस्टम डिजाइन, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि रिप्लेसिंग इन एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स, या फिर आप कर सकते हो जो पुराना जो आपका सिस्टम है उसको जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस करके जो है आप यहाँ पर सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बिफोर प्लानिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओल्ड सिस्टम थ्रोली एंड डिटरमाइन हाउ कंप्यूटर कैन बी बेस्ट बी यूज इन ऑर्डर टू ऑपरेट एफिशिएंटली। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम पुराने सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं वापस से जो है उसमें कुछ असेंबल कर रहे हैं नई चीज़ों को ऐड करके, तो उस हिसाब से हम यूज करेंगे नई चीज़ें, जिससे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो ये क्या होती है, डिजाइंस होती है सिस्टम की। यहाँ पर देखिएगा अगर बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मेनली फोकस्ड ऑन सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस, इसको सेड बोलते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सेड, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान रख लेना है, समझ आगे अगर यूज होता है तो फिर आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। एक तो सिस्टम पर फोकस करता है, एक प्रोसेस पर, एक टेक्नोलॉजी पर। इन तीनों चीज़ों को अब यहाँ पर वन बाय हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि सिस्टम जो है क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज ए सिस्टम। सिस्टम की बात करें तो देखिएगा द वर्ड सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। जो सिस्टेमा एक ग्रीक वर्ड है, सिस्टेमा एक ग्रीक वर्ड है, इसी से यहाँ पर इस सिस्टम वर्ड को डेराइव किया गया है, ठीक है। यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। विच मीन एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स टू अचीव सम कॉमन कॉज और ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, हम जो है कोई भी एक कॉमन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए, कोई हमारी जो डिमांड्स है, हमारा कोई एम है, मोटिव है या गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम जो है कई सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और उसको कनेक्ट करने के बाद में जो यहाँ पर जो हमारा तैयार होता है ढांचा, उसको क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे उसको जो ढांचे को है सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो कई सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर यहाँ पर ग्रुपिंग करके यहाँ पर जो ढांचा तैयार करते हैं उसको आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आप सिस्टम कहते हैं। देखिएगा वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। कई सारे इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है। मान लीजिए हमें एक क्या करना है, आउटपुट लेना है कोई भी चीज़ का, हमारा गोल क्या है, हमारा एक पिक्चर है, फोटो है मान लीजिए हमारे पास एक, उसको आपको प्रिंट करना है। तो आपके उसके लिए क्या करोगे, कई सारे जो इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है उसको एक साथ करोगे। पहले क्या करोगे, आप एक सिस्टम लोगे, आपका क्या करोगे, सिस्टम लोगे, आपका लैपटॉप जो भी है आपका कंप्यूटर वगैरह, उसमें क्या करोगे, आपकी जो फोटो है मेमोरी में इंसर्ट करोगे, ठीक है, आपके मोबाइल से या कहीं से भी कैमरे से। उसके बाद में सिस्टम में इंसर्ट करके उसको क्या करोगे, जो भी प्रोसेस करना है आपको, जो भी उसमें एडिटिंग वगैरह करनी है करके आप क्या करोगे, दूसरा जो इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट है क्या, प्रिंटर। प्रिंटर से क्या करोगे, उसको फोटो को प्रिंट करोगे।
तो ये आपका एक गोल था, क्या था, फोटो को प्रिंट करना। और इसके लिए कई सारे कंपोनेंट्स को हमने इंटरकनेक्ट किया, जिसमें जो आपने उसके साथ जोड़ा, किसके साथ, जो प्रिंटर है उसको जोड़ा आपके सिस्टम के साथ। इनपुट्स में आपने जो है कुछ फोटोज दी है आपने इनपुट्स में। तो ये आपका पूरा का पूरा एक क्या कहलाता है, कंपोनेंट्स होता है, इंटरकनेक्शन होता है कंपोनेंट्स का, उसको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कंसंट्रेंट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के कुछ यहाँ पर कह सकते हैं बाधाएं होती है, जिसमें यहाँ पर जो पहला अगर मैं बात करता हूँ तो ये सिस्टम मस्ट हैव सम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। सिस्टम क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर और बिहेवियर रखता है, विच इज डिजाइन टू अचीव ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक जो है एक प्री डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमें पहले से सोचा होता है कि हाँ हम इसको सिस्टम को बना के ये काम करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड और एक बिहेवियर होना जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो इसका पार्ट है वो है इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो एक इंटरकनेक्टिविटी कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है और इंटरडिपेंडेंस होता है। मैंने आपको बताया आपको एक घर बनाना है, ठीक है, एक घर बनाना मान लीजिए आपको, उसके अंदर आप घर के बनाने के लिए क्या कौन से कई सारे कंपोनेंट्स यूज करोगे। आप जो है जो ईंटें होती है वो यूज करोगे, उसके बाद में जो चूना पत्थर है वो भी यूज करोगे, उसके बाद में सीमेंट भी उसमें यूज करोगे जो भी है, और भी जितने भी जो उसमें कंपोनेंट्स यूज करते हैं, ऐड करते हैं, जब भी जाके तो हमारा जो है एक ढांचा तैयार होगा ना घर का। तो ये यहाँ पर इंटरकनेक्टिविटी, आपस में कई सारे जो कंपोनेंट्स मिलाए हमने, वो तो ये इंटरकनेक्टिविटी होती है, उन कंपोनेंट्स को सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक लैपटॉप है आपका, सिस्टम है जो भी, आप प्रिंटर कनेक्ट करके रखे हैं, प्रिंटर से आपको एक फोटो कनेक्ट करना है, प्रिंट करना है, फोटो प्रिंट करना है, तो आप प्रिंटर नहीं लगाओगे तो फोटो थोड़ी प्रिंट कर पाओगे। तो ये क्या होती है, प्रिंटर जो है ये आपस में इंटरकनेक्ट होता है जो आपका सिस्टम है उससे, और इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। अब मान लीजिए आप प्रिंटर नहीं लगाओ सिस्टम की, तो क्या आपकी फोटो प्रिंट हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये आपका इंटरडिपेंडेंसी भी होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर प्रायोरिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर प्रायोरिटी देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स सबसिस्टम। जो सबसिस्टम का ऑब्जेक्टिव जो होती है उससे कई मतलब कि ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया सिस्टम, पेरोल सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने कंसिस्टेंस डिस्कस की है। अब यहाँ पर सिस्टम की प्रॉपर्टीज यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, एक तो यहाँ पर आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें एक आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंप्लाई करता है स्ट्रक्चर और ऑर्डर्स को। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट दैट हेल्प टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। ये हमारी हेल्प करता है, जो मतलब कि एक अरेंजमेंट होता है पूरा का पूरा कंपोनेंट्स का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कई सारे कंपोनेंट्स का होता है एक मतलब कि अरेंजमेंट होता है, जो कि हमारी हेल्प करता है, कोई भी जो हमें जरूरत होती है उस हिसाब से हमारे लिए काम करता है, जो भी प्री डिफाइंड जो हमारा वर्क है, गोल है, उसको अचीव कराने में हमारी हेल्प करता है। एक होता है इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, इट इज डिफाइंड बाय द मैनर इन विच कंपोनेंट्स ऑपरेट इन विच अदर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिएगा, उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इन ऑर्गेनाइजेशन जो परचेजिंग डिपार्टमेंट मस्ट इंटरेक्ट विथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड पेरोल विथ पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये इंटरेक्शन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ में इसके अंदर। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। एक इंटरडिपेंडेंसी होती है, यानी कि जो कंपोनेंट्स वो एक दूसरे के साथ में जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक कंपोनेंट दूसरे पर डिपेंड होता है। एक होता है इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। इसमें जो कई सारे कंपोनेंट्स हैं वो अपना खुद का अलग अलग जो है काम करते हैं, लेकिन जो है मिलकर काम करते हैं, और उनका खुद का हर एक परफॉर्म होता है, वो मिलकर कंबाइंड में आउटपुट देता है। एक होता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम्स के एलिमेंट्स जो है इनको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सिस्टम के एलिमेंट्स देखिएगा, यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम है आपके सामने, ये जो बॉक्स में है कह सकते हैं सिस्टम पूरा का पूरा। सिस्टम में देखिएगा, एक आपका इनपुट हो गया, एक कंट्रोल हो गया, एक प्रोसेसर हो गया, एक आउटपुट, एक फीडबैक, एक एनवायरनमेंट हो गया, एक यहाँ पर बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, पार्ट्स हैं सिस्टम के। अब इनको वन बाय वन अगर आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पर देखिएगा इनपुट आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट से आप जो है इनपुट दोगे किसी भी चीज़ को, जो हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको, और आउटपुट में जो गोल है आपका वो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
एक होता है यहाँ पर प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है, जो आपने इनपुट में दिया है उसको प्रोसीड करेगा आपके डिमांड के अनुसार कि आपको जो है क्या आउटपुट में चाहिए, उस हिसाब से जो है वो प्रोसेस करेगा। और एक होता है यहाँ पर कंट्रोलर। कंट्रोल की बात करते हो, कंट्रोल क्या करता है, आपके प्रोसेसर जो होता है, जो प्रोसेस होती है आपकी जो चीज़ें वहाँ पर, उसको कंट्रोल करता है। ये आपके डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम होता है एक तरीके से, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल को आप कह सकते हैं, ये आपका डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम होता है दैट कंट्रोल द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज गवर्निंग इनपुट्स प्रोसेसिंग एंड आउट। जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा फीडबैक आया। फीडबैक यहाँ पर इसमें फीडबैक भी है। यहाँ पर देखिएगा आउटपुट मिला, आउटपुट में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, या फिर सही है या गलत है आपका आउटपुट, उसका फीडबैक आपका वापस से कहाँ जाएगा, इनपुट में जाएगा। तो ये फीडबैक होता है। एक होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हो गया और एक बाउंड्रीज एंड इंटरफेस हो गया। इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो देखिएगा एनवायरनमेंट इज द सुपर सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या है, एक सुपर सिस्टम होता है विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका ऑपरेट होता है किसके अंदर, एक आपका एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एक तरीके से एक पूरा का पूरा जो है सुपर सिस्टम होता है जिसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा का पूरा वो ऑपरेट होता है। यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा, ये पूरा का पूरा जो आपका क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका कहाँ पर एक पूरा एनवायरनमेंट है, ये पूरा का पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ, ठीक है। इसके अंदर ये काम करता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका एनवायरनमेंट में काम करता है, ठीक है। देखिएगा, और यहाँ पर एक तरीके से सुपर सिस्टम होता है एनवायरनमेंट इसका ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इट इज सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट दैट स्ट्राइक ऑन सिस्टम्स। आगे देखिएगा बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। बाउंड्रीज एंड इंटरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्रीज एक तरीके से बाउंड्री या बाउंडेड या लिमिट प्रोवाइड करवाना, लिमिट लगाना किसी चीज पे, ठीक है। इस सिस्टम शुड बी डिफाइंड बाय इट्स बाउंड्रीज। सिस्टम को इसकी बाउंड्री से डिफाइन करते हैं। बाउंड्रीज आर द लिमिट्स दैट आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स प्रोसेस। बाउंड्रीज क्या है, एक लिमिट्स होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है इसके कंपोनेंट्स को, प्रोसेस को, एंड इंटर रिलेशनशिप व्हेन इट इंटरफेस विथ अनदर सिस्टम। जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जो है क्या करता है, इंटर रिलेशनशिप में आता है, तो वो इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाता है एनवायरनमेंट उसको, ठीक है। तो ये आपका सॉरी ये बाउंड्रीज जो है इंटरफेस है ये वाला, ठीक है। ये सिस्टम हैज बाउंड्रीज दैट डिटरमाइन इट्स स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल्स। देखिएगा आगे देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम पे आते हैं हम। यहाँ पे किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हमने यहाँ पे सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं या फिर जो आपके जो सिस्टम के पार्ट्स हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सिस्टम के एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं इनको, तो हमने डिस्कस कर लिए एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा एक तो होता है आपका फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। कौन सा, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटीज वी कैन टच एंड फील। फिजिकल सिस्टम क्या होता है, एक टेंजिबल एंटिटीज होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिजिकल का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, नाम से आपको फिजिकली होती है वो चीजें, ठीक है। फिजिकल सिस्टम में भी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर। फिजिकल सिस्टम देखिएगा दो तरीके का हो सकता है, एक तो स्टैटिक हो सकता है, एक आपका डायनेमिक हो सकता है, ठीक है। फिजिकल सिस्टम अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। एक पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कुछ चेयर्स रखी हुई है, कुछ डेस्क रखी हुई है। तो आप जो चेयर्स है और डेस्क है उनको किस तरीके की जो मतलब कि पार्ट्स बोलोगे, ये आपके फिजिकल पार्ट हैं। सिस्टम के अंदर चेयर्स रखी हुई है, आपके जो मतलब कि रखे हुए हैं सिस्टम, मान लीजिए उसके अंदर से पूरे के पूरे एक रूम है, मान लीजिए आपका रूम के अंदर आप पूरा एक मतलब कि एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपके चेयर्स रखी हुई हैं, आपके कुछ और भी जो जो टचेबल होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं वो आपके फिजिकल सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे चेयर हो गया आपके, और उसके अंदर जो मान लीजिए कोई भी पेन किताब वगैरह लिखी हुई है वो फिजिकल हो गया आपका। तो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर्स आपके रूम के अंदर जो भी रखे हैं उनके, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उनको क्या कहा जाता है, स्टैटिक होती हैं वो चीज़ें। क्या होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ उस रूम के अंदर प्रोग्राम्ड कंप्यूटर भी रखा हुआ है, तो वो जो कंप्यूटर होता है आपका वो डायनेमिक होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा होता है, एप्लीकेशंस, और उसको जो है चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं।
तो ये आपका फिजिकल के अंदर जो है हमने स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पढ़ लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब ये होता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर नॉन फिजिकल एंटिटीज और कॉन्सेप्चुअल दैट मे बी फॉर्मूलाज रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ ए रियल सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक नॉन फिजिकल एंटिटीज होती है, फिजिकल एंटिटीज जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, नॉन फिजिकल में वो आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आता है जो मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉन फिजिकल एंटिटीज होती है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की, जिनको यहाँ पर केवल कॉन्सेप्चुअल होती हैं वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट के अनुसार वर्क करती है, जैसे कि कोई फॉर्मूलेज हो गया, आपके रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई मॉडल हो गया एक रियल सिस्टम का, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर होता है ओपन और क्लोज सिस्टम। दूसरा जो टाइप होता है ओपन और क्लोज सिस्टम का। ओपन क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ओपन सिस्टम को जानते हैं। ओपन सिस्टम मस्ट इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। ओपन से थोड़ा नाम से आपको पता चल रहा है ये अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ओपन जो है ये पूरे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके रहता है। इट रिसीव इनपुट आउटपुट फ्रॉम डिलीवर एंड डिलीवर आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ इट्स सिस्टम। सिस्टम के आउटसाइड जो है ये अपने आउटपुट्स को डिलीवर कर सकता है क्योंकि ये ओपन है। फॉर एग्जाम्पल एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब कि क्लोज है वो एनवायरमेंट या बाहरी वातावरण के साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट नहीं करता है। क्लोज सिस्टम है, क्लोज का मतलब क्लोज है, पूरा बंद है, एक तरीके से आप कह सकते हैं आइसोलेटेड है फ्रॉम एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। ये कंप्लीटली क्लोज सिस्टम इज रेयर इन। वैसे कंप्लीट अगर मैं बात करता हूँ क्लोज सिस्टम वो होना मुश्किल होता है, काफ़ी केसेज में, बिल्कुल रेयर केसेज में होता है रियलिटी के अंदर। क्लोज और ओपन सिस्टम हमने पढ़ लिया। यहाँ पर एक सिस्टम होता है एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव सिस्टम। एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव। एडेप्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो रेस्पॉन्ड टू द चेंज इन एनवायरनमेंट इन ए वे टू इम्प्रूवमेंट देयर परफॉर्मेंस एंड टू सर्वाइव। एडेप्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस करता है अपने मतलब कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए या फिर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के साथ साथ या फिर जो आप कह सकते हो उसको सर्वाइव करने के लिए वो एनवायरनमेंट के साथ फेरबदल करता रहता है। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आदमी है, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स होंगे, ये सारे क्या होते हैं, एडेप्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने खुद को सर्वाइव रखने के लिए एनवायरनमेंट के साथ फेरबदल करते रहते हैं, ठीक है। वहीं नॉन एडेप्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो विच डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स। नॉन एडेप्टिव जस्ट अपोजिट हो गया आपका एडेप्टिव का, इसमें जो है कोई एनवायरनमेंट के साथ जो है रेस्पॉन्ड नहीं किया जाता है। जो इसका एग्जांपल है मशीन्स, जो हमारी मशीन्स ही होती, मशीनरी हो गई, वो कोई कनेक्शन थोड़ी रखती है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, तो वो नॉन एडेप्टिव कैटेगरी में आती है। एक होता है परमानेंट और टेम्परेरी सिस्टम। परमानेंट और टेम्परेरी नाम से आपको पता चल रहा है, एक परमानेंट सिस्टम होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करता है, जैसे कि बिजनेस पॉलिसीज हो गई आपकी। वहीं टेम्परेरी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक शॉर्ट टाइम के लिए जो है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, उसके बाद में वो डिमोलिस्ड हो जाता है। जैसे कि आप एक डीजे का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एक डीजे सेट है, आपके कोई घर में प्रोग्राम है, डीजे बज रहा है, ठीक है, डीजे आ गया, उसको जो है कंपोनेंट्स को एक साथ करके डीजे उसने शुरू कर दिया, बजा दिया। जैसे आपका प्रोग्राम है खत्म होगा, वो डीजे को जो है डिसेंबल किया जाएगा, वापस से उसको पार्ट्स को जो है खोला जाएगा, आपस में रख रखा पैक करके वापस ले जाएगा, तो एक फिक्स टाइम होता है उसका, तो होती है टेम्परेरी सिस्टम। डीजे क्या था, एक पूरा सिस्टम था जिसको वहाँ पर तैयार किया गया, बनाया गया, पार्ट्स को आपस में असेंबल करके, और प्रोग्राम खत्म होते ही डिसेंबल करके वापस ले गया उसको जो ओनर है, ठीक है। उसके बाद में एक नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम आता है। नेचुरल में जो सिस्टम होते हैं वो नेचर के द्वारा बनाए होते हैं, नेचर के द्वारा, जैसे सोलर सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, सोलर सिस्टम एक नेचुरल सिस्टम है पूरा। सीजनल सिस्टम हो गए, जो ऋतुएं होती है वो नेचुरल होती हैं, आपस में बनती हैं, जाती है, दूसरी आती है, ठीक है, सर्दी गर्मी जो। वहीं यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड की बात करते हैं, जो ह्यूमंस द्वारा या फिर मशीन द्वारा क्रिएट की जाती हैं, मैन मेड होती हैं, जैसे कि रॉकेट्स हो गए, डैम्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, ठीक है, ये सारे जो आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम होता है। एक होती है डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स। देखिएगा, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट इन द प्रोबेबिलिटिक मैनर एंड इंटरेक्शन विथ सिस्टम कंपोनेंट्स इज नाउन with certainty. For example, two molecules of hydrogen and one molecules of oxygen make water. तो यहाँ पर ये क्या होता है कि इंटरकनेक्शन, यहाँ पर जो है क्या होता है, इंटर रिएक्शंस जो है वो होती है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपके साथ, तो ये आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होता है। एक होता है सोशल, ह्यूमन, मशीन और मशीन सिस्टम। नाम से थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है, सोशल, ह्यूमन, मशीन और मशीन सिस्टम। सोशल सिस्टम इज मेड अप ऑफ पीपुल्स। सोशल जो है सामाजिक, वो पीपुल्स की सहायता से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोशल क्लब हो गए, सोसाइटीज हो गई,
कोई भी ग्रुप्स हो गया, कोई एनजीओ वगैरह, तो ये आपके क्या होता है, सोशल सिस्टम्स होते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब देखिए अगला यहाँ पर इसी के अंदर है, देखिएगा ह्यूमन मशीन सिस्टम। ठीक है, इन ह्यूमन मशीन सिस्टम बोथ ह्यूमंस एंड मशीन आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ह्यूमन मशीन से नाम को आपको पता चल रहा है, ह्यूमन भी इसमें इंक्लूड होता है और मशीन भी इसमें जो है इंक्लूड होता है। दोनों मिलकर जो है एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक तो कंप्यूटर आपका चाहिए होता है और एक प्रोग्रामर ह्यूमन होता है, यूजर होता है, प्रोग्रामर वो भी आपका चाहिए होता है। दोनों मिलकर ही तो एक प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन मशीन सिस्टम हो गया। ठीक है, एक होता है यहाँ पर देखिएगा मशीन सिस्टम। मशीन सिस्टम की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा ह्यूमन इंटरफेस इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पर ह्यूमन का जो है काम वो बिल्कुल खत्म सा रहता है, इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं था। जितने भी जो प्रोसेस हैं सारे के सारे किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मशीन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि एक ऑटोनोमस रोबोट, एक रोबोट है आपका, मान लीजिए पूरा का पूरा वो क्या करेगा, खुद ही अपने आप से ऑपरेट होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उस हिसाब से वो खुद अपने आप से ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्लीटली जो है मशीन सिस्टम हो गया आपका। एक होता है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है आपका। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा हम पढ़ रहे हैं मैन मेड सिस्टम। ठीक है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखिएगा क्या होता है, इट इज ए इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंटरकनेक्टेड आपस में, रिसोर्स टू मैनेज डेटा फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, DMC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होता है। ठीक है, जिससे कि आपस में जो क्या करता है, इंटरकनेक्टेड होता है टू मैनेज द डेटा ऑफ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मैनेज करने के लिए। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, दिस सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डेटा एंड एप्लीकेशंस फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, हाँ इसमें हार्डवेयर वही होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं और कम्युनिकेशन डेटा वगैरह। ठीक है, सारे एप्लीकेशंस जो है ये क्या करता है, हमारे नीड के अनुसार जो है ये आपका आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। अब मैन मेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है यहाँ पर। एक तो आपका हो गया फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इनफॉर्मल सिस्टम और एक होता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तीनों को यहाँ पर डिस्कस करें तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखिए क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, इंस्ट्रक्शंस etc from top level to lower level of management. It is based on the flow of information. ये क्या करता है, बेस्ड है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, इंस्ट्रक्शन। ये जो है इंस्ट्रक्शन और जो मेमोज होते हैं उनकी फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। ठीक है, उस पर बेस्ड होता है सिस्टम। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम दूसरा है यहाँ पर इनफॉर्मल। पहला हमने फॉर्मल पढ़ा है, दूसरा इनफॉर्मल। ठीक है, इट इज एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम विच इज सोल्व द डे टू डे वर्क रिलेटेड टू प्रॉब्लम। ये क्या होता है, इनफॉर्मल, यानी कि जो एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम होता है एक तरीके से, जो कि जो प्रॉब्लम्स होती है डे टू डे वर्क की, ठीक है, उनको सोल्व करता है। जैसे कि आपकी डे टू डेली जो प्रॉब्लम्स होती है एम्प्लॉय बेस्ड होता है ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय डे बाई डे जो है डेली वर्क करते हैं जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए। वहीं यहाँ पर एक होती है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड सिस्टम जो है, दिस सिस्टम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर फॉर मैनेजिंग बिजनेस एप्लीकेशंस। दिस सिस्टम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। ये सिस्टम पूरा का पूरा जो है इस पर डिपेंड होता है कंप्यूटर पर फॉर मैनेजिंग बिजनेस एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, ये पूरे कंप्यूटर बेस्ड सब सिस्टम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, एक यहाँ पर हमारा वर्क करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं पूरे कंप्यूटर पे सिस्टम। अब आते हैं सिस्टम के मॉडल्स पर। सिस्टम के मॉडल्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो एक सिस्टमेटिक मॉडल्स है, इसको अगर यहाँ पर रीड करते हैं तो देखिएगा ये लिखा हुआ है कि ये सिस्टमेटिक मॉडल इज ए 2D चार्ट दैट शो सिस्टम एलिमेंट्स एंड देयर लिंकेज। सिस्टमेटिक मॉडल क्या होता है, एक 2D चार्ट होता है, एक चार्ट या प्रेजेंटेशन होती है 2D फॉर्म में, 2 डायमेंशनल में। ठीक है, जैसे 1D 2D 3D होता है ना, 4D वगैरह, वही 2D की बात कर रहे हैं। एक 2D चार्ट होता है सिस्टमेटिक मॉडल, जिसमें दिखाया जाता है सिस्टम एलिमेंट्स को और उसके जो लिंकेज हैं उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप कोई मैप तैयार कर रहे हैं आपके घर बनाने का, ठीक है, तो उसको पहले 2D चार्ट में डिजाइन किया गया है, या उसके जो एलिमेंट्स है, ठीक है,
जो मतलब कि सिस्टम एलिमेंट्स है उनको दिखाया गया है उसके अंदर, और उनके जो लिंकेज है आपस में, ठीक है, उनको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टमेटिक मॉडल है। डिफरेंट एरोज आर यूज टू शो इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फीडबैक। इसमें कई सारे एरेज जो है हम यूज कर सकते हैं, एरो यूज करते हैं। जैसे कि आपने घर बनाया, उसमें एरो दिया, आपने यहाँ पर एरो लगाया कि यहाँ से जो है गेट एग्जिट होगा, यहाँ से आपके एंट्री होगी। या फिर आप जो है आप कोई और सिस्टम बना रहे हैं, मान लीजिए आपने एक क्या बनाया, पूरा का पूरा जो है आपने कोई किसी भी फॉर्म में एक पुलिया बना दी, मान लीजिए कि नहर बना दी, जो भी है, उसके अंदर एरोज से जो है आप उसकी चीज़ों को डिनोट करते हैं, ठीक है। एक 2D मॉडल होता है पूरा पूरा, एक सिस्टमेटिक मॉडल। ये होता है फ्लो सिस्टम मॉडल। फ्लो सिस्टम मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो फ्लो सिस्टम मॉडल शो द ऑर्डरली फ्लो ऑफ मटेरियल, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन दैट होल्ड द सिस्टम टुगेदर। ये क्या करता है, शो करता है ऑर्डर फ्लो ऑफ द मटेरियल, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन का जो है ऑर्डर जो है फ्लो वो हमें दिखाता है, दैट होल्ड द सिस्टम टुगेदर, जिसको सिस्टम के द्वारा होल्ड किया होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT, फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज टू एब्स्ट्रैक्ट ए रियल वर्ल्ड सिस्टम इन मॉडल फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा स्टैटिक सिस्टम मॉडल आता है आपका, एक देखिएगा, एक सेकेंड, ओके ये रहा। स्टैटिक सिस्टम मॉडल की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा, दे रिप्रेजेंट वन पेयर ऑफ रिलेशनशिप सच एज एक्टिविटी टाइम, कॉस्ट, क्वांटिटी। रिप्रेजेंट वन पेयर ऑफ रिलेशनशिप, ये क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिक सिस्टम मॉडल। जैसे कि एक्टिविटी टाइम एक पूरा पेयर हो गया आपका, एक कॉस्ट एंड क्वांटिटी ये आपका एक पूरा पेयर है। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। द गांट चार्ट फॉर एग्जाम्पल गिव ए स्टैटिक पिक्चर ऑफ ए एक्टिविटी टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक एक्टिविटी टाइम रिलेशनशिप है, उसका एक स्टैटिक पिक्चर जो है ये आपके सामने रखता है। वहीं यहाँ पर डायनेमिक सिस्टम मॉडल की अगर बात करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डायनेमिक सिस्टम्स। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं। ये डायनेमिक मॉडल्स अप्रोक्सीमेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और एप्लीकेशंस दैट एनालिसिस डील विथ। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या होता है, इट इज सो एन ऑनगोइंग कंस्टेंटली चेंजिंग स्टेटस ऑफ ए सिस्टम्स। ये अभी जो प्रेजेंट में जो चल रही है, जो कंसिस्टेंटली जो चेंज हो रही है जो स्टेटस उसकी, उनको शो करता है आपको, ठीक है। इट्स कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड इनपुट दैट एंटर द सिस्टम। जो सिस्टम इनपुट एंटर कर रहा है उसको आपको शो करता है डायनेमिक सिस्टम। और द प्रोसेसर थ्रू विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, उसको यहाँ पर आपको शो करेगा। द प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, प्रोग्राम्स जो हमें जरूरत होती है प्रोसेसिंग के लिए उसको शो करेगा। आउटपुट जो हमें प्रोसेसिंग के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है उसको आपको ये शो करता है, ठीक है। तो ये आपके क्या पढ़े हमने यहाँ पर, सिस्टम मॉडल्स पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर आगे का जो इसका पार्ट है वो आपका कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम रीड करते हैं। देखिएगा, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजरियल लेवल्स एंड डिसीजन मैनेजर लेवल में, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइप्स की जो है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन की। यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। एक वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये इसके अंदर है, एक कॉलम है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक कॉलम है मैनेजमेंट लेवल और एक है सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन का लेवल है, ठीक है। एक यहाँ पर होता है, पहली जो आती है आपकी वो आती है लो कंसेंसस। इसमें देखिएगा अनस्ट्रक्चर्ड होती है इंफॉर्मेशन। वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें लो होता है, और जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। और मैनेजमेंट लेवल क्या होता है, अपर होता है। और जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो DSS होता है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा आता है मीडियम मॉडरेटली प्रोसीज्ड। इसमें देखिएगा जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड होती है, और ये मिडल होता है मैनेजमेंट लेवल इसका। और सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट क्या होता है, MIS होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है यहाँ पर इसका कैटेगरी इंफॉर्मेशन का होता है लार्ज डिटेल रिपोर्ट्स। हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, जो लार्ज डिटेल सपोर्ट होती है। वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अगर क्या है, ज़्यादा है, लार्ज डिटेल रिपोर्ट्स होती है, उसकी जो मतलब कि इंफॉर्मेशन है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। और जो उसका मैनेजमेंट लेवल होता है वो लो होता है। DPS जो है ये इसका सिस्टम सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन लेवल यहाँ पर बता रखा है पूरा का पूरा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अगर देखिएगा लो है उसकी जो इंफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अगर लो है तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अगर मीडियम है तो मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड होती है। और अगर यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है
तो हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन की कैटेगराइज्ड है, कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में जो है इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशंस, और यहाँ पर फिर दूसरा है मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। इनको भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने ऊपर अभी यहाँ पर आपको बताया मैनेजरियल लेवल एंड डिसीजन मैनेजरियल, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय टॉप मोस्ट मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग पॉलिसीज फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रेटेजिक, एक स्ट्रेटेजी बनाना। यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी जरूरत होती है, जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट होता है उसको यहाँ पर इसकी जरूरत होती है फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग, एक लंबी प्लानिंग के लिए। पॉलिसीज लंबी प्लानिंग अगर वो कर रहा है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेंड इन रेवेन्यूज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन ग्रोथ। तो ये क्या है, एक लंबे समय की जो है क्या है प्लानिंग है, एक पूरा का पूरा जो है लॉन्ग रेंज प्लानिंग पॉलिसीज है। तो ये आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अचीव विथ द एड ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये किसके द्वारा अचीव की जाती है, DSS के द्वारा इसको अचीव किया जाता है। यहाँ पर हमने MIS, DSS और DPS पढ़ा ना, इनका यहाँ पर इनको आप यहाँ पर देख लीजिए। DSS जो यहाँ पर है ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है पूरा। इसमें सिस्टम सपोर्ट क्या होता है, जो लोग आपका वॉल्यूम इंफॉर्मेशन होता है उसमें डिसीजन सपोर्ट आपका DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। वहीं यहाँ पर दूसरा है मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय मिडल मैनेजमेंट फॉर शॉर्ट एंड मिडल इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग विच इज टर्म ऑफ मंथ्स। ये जो मैनेजरियल इंफॉर्मेशन होती है ये किसके द्वारा रिक्वायर्ड होती है, इनकी रिक्वायर्ड होती है जो मिडल मैनेजमेंट होता है। एक तो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट हो गया आपका, ठीक है, एक होता है मिडल और एक होता है लोअर। तो यहाँ पर जो मैनेजरियल इंफॉर्मेशन होती है उनकी जरूरत होती है आपके मिडल जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो प्लानिंग्स होती है शॉर्ट रेंज के लिए, वो आपकी इस कैटेगरी के अंदर आती है। कुछ जैसे कि शॉर्ट समय के लिए, शॉर्ट कुछ मंथ के लिए, जैसे कि आपका यहाँ पर मैं बात करूँ तो सेल एनालिसिस, कोई सेल हो रही है, कितनी सेल हो रही है उसकी एनालिसिस करना। एक मंथ की सेल एनालिसिस कर रहे हैं या फिर कुछ मंथ की सेल या 3 मंथ्स की सेल उसको एनालिसिस कर रहे हैं। केस फ्लो प्रोजेक्शंस, एक पर्टिकुलर जो है केस फ्लो, जो मंथ का केस फ्लो प्रोजेक्शन आप जो है शो कर रहे हैं। एक एनुअल फाइनेंशियल इसमें स्टेटमेंट अगर आप दिखा रहे हैं तो आपका मैनेजरियल इंफॉर्मेशन के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो मतलब कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये किसके द्वारा अचीव की जाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये रहा आपका दूसरे जो इंफॉर्मेशन की कैटेगरी है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड है जो मीडियम मॉडरेटली प्रोसेस, ठीक है। ये मैनेजमेंट कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये उसके बाद में तीसरा जो आपका आता है यहाँ पर वो आता है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन आता है दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लो मैनेजमेंट। जो लास्ट का मैनेजमेंट होता है आपका ये वाला DSP लोअर, ठीक है, इसके द्वारा रिक्वायर्ड होती है इस टाइप की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉर डेली एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू एनफोर्स डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जो डेली जो एक्टिविटीज होती है उनको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एक डेली की डेली जो है मैनेजमेंट इनको अप्लाई करता है, इन इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, इनकी जरूरत होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो इसका जो आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो देखिए काफ़ी लंबा हो चुका है अभी, और जो बाकी का पार्ट है वो बाकी का जो इसका जो टॉपिक है बचे हुए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।